Hello everyone, welcome to Unique Academy. So we are back with your history. तो लास्ट हमने सेकंड चैप्टर जो कि था हिस्टोग्राफी द इंडियन ट्रेडिशन स्टार्ट किया था, राइट? तो उसका वीडियो अपलोड हुआ है, जिसने नहीं देखा पहले जाके उसको देखिए, फिर इसके यहाँ से आगे बढ़ेंगे, राइट? तो उसमें हमने समझा था कि हिस्टोग्राफी के इंडियन में ट्रेडिशन क्या था, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ समझा था, सील्स एक्सेट्रा, राइट? फिर कैसे हमने मॉडर्नाइजेशन करना स्टार्ट किया, हम कैसे पहले उसको ओरली समझते थे हिस्ट्री को, फिर हमने कैसे लिखना स्टार्ट किया, फर्स्ट लिखना हमको मालूम पड़ा कि इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था, ये सब हमने बातें समझी थी, ठीक है? आज थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब देखो बैकग्राउंड का कुछ नॉइज आए तो उसको अवॉइड कर लेना, राइट? अब क्या भाई, लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल गया है, ठीक है? तो अब बच्चे हरकतें कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ आएगा, थोड़ा उसको अवॉइड करने की कोशिश करना, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अब हिस्टोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड मतलब लास्ट टाइम बताया था आपको, हम हमारे हिस्ट्री को तीन इसमें डिवाइड करते हैं, थ्री पार्ट्स में। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद आएगा मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद आएगा एशियन हिस्ट्री। एशियन के अंदर फिर से न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पेलोलिथिक एज। मिडिवल के अंदर आएगा फिर ये डिफरेंट डायनेस्टीज ने कैसे रूल किया एक्सेट्रा, और मॉडर्न में आएगा फिर हमारा ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक्सेट्रा, ठीक है? तो ऐसे तीन इसमें हम डिवाइड करते हैं हमारी हिस्ट्री को। तो आज हम समझेंगे मिडिवल के अंदर क्या क्या चीज़ आई थी, तो समझते हैं, ध्यान देना। देखो स्टाइल ऑफ राइटिंग, उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसे था। अब देखो ये कश्मीर के मतलब एक आदमी था जिसका नाम था कल्हाना। कल्हाना, देखो ये एक्चुअली बाद में ट्रांसलेट किया जाता, एक्चुअली इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी संस्कृत में। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ कुछ मराठी वर्ड्स आएंगे, ठीक है? और अपना हाथ थोड़ा ढीला है मराठी में, तो प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाए तो दिल पे मत लेना, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सही प्रोनाउंस करे, पर हो जाए तो फिर थोड़ा दिल पे मत लेना। अब देखो ये क्या था, इसका नाम एक्चुअली ये है, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा अवॉइड कर लेना। रजत रत्नागिनी, इसका मतलब क्या था, किंग ऑफ रिवर्स, ठीक है? अब इससे क्या समझना है हमें, एक मिनट देना बस, थोड़ा सा ढंग का कलर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो इट वॉज रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन 12th सेंचुरी सी ही, मतलब 12th सेंचुरी में लिखना स्टार्ट किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या बोलता है, हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, बस बोली हुई बात पे बिलीव नहीं करना है, राइट? हमें क्या करना है, उसको काउंटर वेरीफाई करना है, जैसे कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, सोर्सेस एक्सेट्रा से वेरीफाई करना है। जब सही सब में सब वही बात बोले तभी उसको एक्सेप्ट करना है। तो इनकी जो बुक थी, राइट, उन्होंने कलाना ने इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखने की कोशिश की थी। अब क्या क्या किया था उन्होंने, देखते हैं। कलाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकल एग्जामिनिंग। क्रिटिकल एग्जामिनिंग मतलब क्या करना, कि उसको क्वेश्चन करना। अगर कोई बोल रहा है ये आदमी महान था, ये राजा महान था, तो क्यों महान था, वाई, हाउ, उसके डॉक्यूमेंट्स, जब आपको हेंस प्रूफ मिल जाए तभी उसको आप एक्सेप्ट करो, राइट? ऐसे बोली हुई बात पे एक्सेप्ट ना करो। तो उस पर बेस था, राइट? वेरियस सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शन, मतलब हमने समझा था कि कहीं पे इंस्क्रिप्शन बनाया होगा, उसके बारे में लिखा होगा ये राजा, ये वॉर एक्सेट्रा। फिर कॉइन्स पे हमने समझा था, कुशाना कॉइन्स, गुप्तास कॉइन, रिमेन्स ऑफ एशियन मॉन्यूमेंट्स। जो मॉन्यूमेंट्स के ऊपर देखो क्या होता है, अभी आप टेम्पल्स वगैरह में जाओगे, एशियन टेम्पल्स में, जैसे कि विजयनगर अंपायर में आपको वो व्हील देखने मिलेगा, राइट, जिसके अंदर चक्र समझा है। तो उसके अंदर देखो कितनी आर्टिग्राफी है। तो उस टाइम पे बता सकता है ना कि उस टाइम के हिसाब से लोगों का आर्ट कैसे था। और आर्ट कब आता है, जब आपका थिंकिंग प्रोसेस वैसा हो, राइट? फिर हम कैलाशनाथ का टेम्पल देख सकते हैं, जो कि रिवर्स रिवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ है। जैसे कि अभी हम पहले बेस बनाते हैं, फिर पिलर खड़ा करते हैं, फिर फर्स्ट स्टोरी, फिर सेकंड स्टोरी बिल्डिंग खड़ा करते हैं, वो उल्टा बना हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे आया हुआ है। मतलब सोचो कि उस टाइम के सोचने की पावर कितनी खतरनाक होगी, और वो एक ही वन रॉक से बना हुआ है। तो समझ सकते हैं ना वो कितने मॉडर्न, कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। और उस टाइम पे तो मोबाइल तो कुछ था नहीं, तो इससे हम उनको समझ सकते हैं और हम बता सकते हैं, हाँ उनको ज्योमेट्री, उनको मैथ्स, उनको आर्किटेक्चरल व्यू वो जबरदस्त था। डिस्पाइट हैविंग मैनी बुक्स या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दे वर मोर एलिट। तो ये सब कैसे मालूम पड़ेगा हमें, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, रिमेन से एक्सेट्रा। लोकल क्या समझना है, कलाना, कलाना के में आता है, केस आएगा कश्मीर, कश्मीर के थे, उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिकल मेथड से उसको लिखना स्टार्ट किया था। उनके बुक का नाम था जिसको नाम बोलते हैं किंग ऑफ रिवर्स। क्लियर है, मिडिवल की बात चल रही है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी हिस्टोग्राफी ऑफ मिडिल पीरियड में फिर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है कोर्ट ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स ने देखो, मतलब कि एक्चुअली ऐसा थोड़ा ऑफेंसिव लगेगा, पर बात समझा कि बाबर का आगमन कब हुआ था, पानीपत,
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, पढ़ा होगा ना आपने, बाबर आया था, राइट, 1526। 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई है, थोड़े बहुत तो पता होना चाहिए भाई। तो बाबर के बाद, इसके बाद ही मुगल एम्पायर सेटअप हुआ हिंदुस्तान में, राइट। फिर अभी आपको पता, मुझे देखना पड़ेगा आपको बाबर की डायनेस्टी के सब किंग्स का नाम है कि नहीं, नहीं है तो बच गए, हो तो फिर थोड़ा रटना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते बाबर के आने से क्या हुआ। देखो, कोई भी किंग आएगा या फिर कोई भी नया रूलर आएगा किसी भी कंट्री में, तो वो उसके साथ कुछ ना कुछ अपडेटेड या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लाएगा। जैसे कि कोई भी आएगा तो उसके हिसाब से उसको कुछ ना कुछ चेंजेस भी करेगा। जैसे कि अगर ये रूलर्स आए थे तो आर्ट, फिर हमारे कल्चर में भी चेंजेस आए, हम अपडेट हुए, राइट। ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, अब इनके वजह से अरब्स। अब दूसरे मजे की बात देखो, जो ग्रीक थे, ग्रीक्स और, हाँ एक बार के लिए ग्रीक समझो, जो ग्रीक्स जो जिनको मानते हम और बोलते हैं ग्रीक गॉड मेलिंडा, सुना होगा आपने। जब ग्रीक्स आए थे हिंदुस्तान में, वो अलेक्जेंडर के साथ ही आए थे, उनको छोड़ के चले गए थे। तो जब आए थे तो इनके पास से हमने एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी ली थी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हमारा हाथ नहीं था, बट अब देखो एस्ट्रोलॉजी के लिए फेमस कौन है, इंडिया फेमस है। लाया कौन था, ग्रीक लाए थे। उसमें हाथ किसने टाइट कर लिया, हाथ मतलब नॉलेज किसने गेन किया एकदम खतरनाक वाला। अब पूरा राइट्स किसके पास है, इंडिया के पास है। एस्ट्रोलॉजिस्ट इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं ना, तो ऐसे होता है। तो ये हमारा ओरिजिनल नहीं था, ये बाहर से आया हुआ था। तो ऐसे होगा, जब भी कोई दूसरा आदमी, दूसरा किंग, दूसरा इन्फ्लुएंसर आएगा तो यहाँ पे भी वो वैसे चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। जैसे कि अकबर ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, राइट। और बहुत कुछ है, अभी तो छोड़ दो, अभी के लिए हम इतना ध्यान नहीं देना। अभी हमें समझना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो कोर्ट्स ऑफ मुस्लिम रूलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफर्स। अरबिक और पर्शियन का इन्फ्लुएंस दिखता है। जैसे कि डोम, तो डोम स्ट्रक्चर मिलता है ना हमें। ऐसे देखो, आप कभी जाओगे टेम्पल में तो देखोगे ना, ऐसा डोम स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिर अंदर हमें ऐसे फूल वगैरह दिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे कि अकबर का डोम है, टॉम बोलते हैं उसको, अकबर टॉम एक्सेट्रा, राइट। तो वहाँ पे आपको दिखेगा, ये कॉन्सेप्ट उनके पास से आया था। अब उनको इन्फ्लुएंस कहाँ से किया था, ये आया था अरब से और पर्शियन हिस्ट्री से। जैसे कि देखो, अगर टेम्पल स्ट्रक्चर में देखें तो नागारा स्टाइल होता है और एक द्रविडियन स्टाइल होता है। नागारा जो था ये नॉर्थ में प्रेवलेंट था और इसमें इन्फ्लुएंस बाहर का ज़्यादा था। मतलब जो बाहर से इन्फ्लुएंस जो भी आए थे, डायनेस्टी रूल करने आई थी, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है। द्रविडियन हमारा खुद का ओरिजिनल है, ये इंडिया का खुद का ओरिजिनल है, साउथ का। तो यहाँ पे आपको खुद ही द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स दिखेंगे, जिसमें विमाना ऐसे बड़े बड़े गेट्स बने होते हैं बाहर, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या समझना है, ये सब मॉडर्नाइज, फिर होशाला, ऐसे अलग अलग चीज़ आई थी। ये क्या हुआ था, जब अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग साथ में आएंगे तो नया नया कुछ नया डिस्कवर होता है ना, तो यहाँ का कुछ ले लिया, यहाँ का कुछ ले लिया और नया कुछ ईजाद कर दिया, ऐसे कुछ हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या समझना है, मुगल्स के टाइम पे क्या हुआ था कि इन्फ्लुएंस था अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी का। कैसे, ज़ियाउद्दीन बुरानी, अब देखो ये आदमी थे, अब देखो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो देखो मत लेना। होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस, अब इनका बुक लिखा हुआ था, उसको याद रखना। इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, देखो तारिक ए फिरोज शाही बुक रिटन बाय हिम, ही स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी। अब इन्होंने इसमें क्या बताया था इसके बुक के अंदर, ही राइट्स अबाउट द रूलर्स वेलोर, वेलोर मतलब कि उनकी करेज, उनका गट्स एक्सेट्रा, वेलोर एंड पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, कि वेलफेयर के लिए क्या क्या किया था। जैसे कि आपको याद हो तो इजात नाम का एक टैक्स था जो कि पे करना पड़ता था उस लैंड पर रहने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हिसाब से क्या था, वेलफेयर के लिए था। फिर पुलिस भी टैक्स था एक, ठीक है। ऐसा बहुत सारे टैक्सेस थे ताकि क्या हो, वहाँ का गवर्नेंस इंप्रूव हो। अभी हम टैक्स क्यों भरते हैं, ताकि गवर्नमेंट को पैसा आए और गवर्नमेंट क्या करे, उससे गवर्नेंस करे। जैसे कि पैसा आएगा टैक्स वाले से, उसके लिए फिर रोड्स बनाएंगे, मेट्रोज बनाएंगे, फिर पीडीएस फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे राइस वीट देते ना हम, 1 रुपये 2 रुपये किलो, तो कैसा आता है, टैक्स आता है। तो उस जमाने भी ये टैक्स पॉलिसीज थी जिसे हमको मालूम पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे तो इवन सती को बैन करने के लिए बहुत सारे रूल्स लाए गए थे, राइट। अब समझना है कि तारिक ई फिरोज शाही, a book written by him, he stated the purpose of historiography. He writes about the rulers' welfare and policies of welfare, as well as rulers' failing and incorrect policies. जैसे कि इनकरेक्ट पॉलिसीज भी बहुत लोग की फेमस है। एक सबसे बड़ा आदमी जिसको हम कंप्लीट ब्लंडर बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये भाई साहब का क्या था, इन्होंने बहुत सारी चीज़ ट्राई की थी उस जमाने में। जैसे कि दिल्ली का जो कैपिटल था उसको शिफ्ट कर दिया था साउथ में, फिर कॉइन्स को सिल्वर कॉइन्स में ले आए थे, राइट। पर ये सब कुछ फेल हो गया उस टाइम पे। इनने जो किया था वो सब कुछ सही था, बट टाइमिंग गलत था, इसलिए इनका सब कुछ खत्म हो गया। बाद में देखो सब कुछ वही हुआ। अभी भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम दिल्ली को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारा कैपिटल को शिफ्ट करने की कोशिश, इसलिए हमारा फाइनेंशियल सेंटर जो है वो मुंबई है, राइट। फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र है ना, तो उसका सब रीज़न क्या है, ताकि हम
ऐसा रहे कि कल अगर किसी ने अटैक भी कर दिया दिल्ली पे तो हमारे पास कोई दूसरा सेंटर होना चाहिए। जैसे कि देखो हेडक्वार्टर सबके अलग अलग जगह पे होते हैं, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, तो ये सब रीजन था। तो ये भाई साहब ने पहले ट्राई किया था। तो इन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि उस जमाने के किंग्स जो थे उनके पॉलिसीज कैसे थे, राइट। और पॉलिसी दोनों टाइप की बताई, एक तो गुड पॉलिसी और एक बैड पॉलिसी जो फेल हो गई, जिससे राजा की जो पूरी शाही थी वो खत्म हो गई। जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये तो पता होगा आपको, बताओ पद्मावती में हीरो कौन था? खिलजी। तो खिलजी पता था कि नहीं? देखा होगा तो पता होना चाहिए। खिलजी वॉज नोन फॉर इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब क्या था, जो जितने भी हॉर्स थे, एलिफेंट्स थे, उन पर ब्रांड लगा देता था, जिससे मालूम पड़ता था कि उनका घोड़ा कौन सा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट उनके टाइम पे आया था, बाद में उसको हमने कंटिन्यू किया फर्दर। ठीक है, और भी कुछ है जो हमने ऐसा सीखने मिलेगा धीरे धीरे। तो अभी तो ध्यान देना है कि क्या, कि ये ज़ियाउद्दीन बरानी ने क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि उस जमाने के किंग्स कैसे थे, रूल कर रहे थे, उन्हें अपने बुक में लिखा। फिर बताया कि पर्पस क्या था हिस्टोग्राफी का। उनका पर्पस ये था कि उस टाइम पे किंग गवर्न कैसे करते थे, रूल कैसे करते थे, ठीक है, या फिर रूल कैसे करते थे, और उनके रूल्स में पॉलिसी कैसी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ही फर्दर सेज दैट द हिस्टोरियन शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग कौन करेंगे, मतलब उस टाइम पे सेंट्स कौन थे, फिर मॉन्क्स, राइट। अब देखना कि ये जो लेटर पीरियड में ही सूफीज़म का राइज हुआ था इंडिया में। सूफीज़म का राइज हुआ था। सूफीज़म मतलब मोहम्मदन चिश्ती, अजमेर में उनकी दरगाह है, ठीक है, पता है आपको। तो सूफीज़म इज डिफरेंट, राइट। तो हमारे संत कबीर भी है, राइट। तो ये सब चीज़ थी। अभी इनका मतलब क्या था कि हम भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में। जैसे कि महाराष्ट्र में बात करोगे तो संत नामदेव, संत तुकाराम, तो ये सब भक्ति मूवमेंट थी ना, जहाँ से क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ लोगों पे, और वो मतलब कि अलग ही डायरेक्शन में चलने लग गए। जैसे कि मोक्षा बोलते हैं इसको, निर्वाणा एक्सेट्रा, इसकी प्राप्ति की ओर बढ़ने लगे, राइट। मतलब कि गॉड के साथ इनलाइन करना। तो इनका क्या इन्फ्लुएंस था, अब इनका कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस होगा ना, राइट। कि अपार्ट फ्रॉम दी वॉर, और वहाँ पे क्या क्या होता था, जैसे कि अकबर के दरबार में आपको पता होगा नवरत्ना थे, ठीक है। तो उसमें भी वो ऐसा तख्ता लगाते थे जहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाया जाता था वहाँ पे डिबेट करने के लिए, ताकि कि ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है। ये आराम से सब समझेंगे। अभी के लिए हमें क्या समझना है, इन्होंने ये भी एम्फोसाइज किया कि फर्दर सेज दैट हिस्टोरियन शुड ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ द वाइज, द लर्न एंड द सेंट्स ऑन द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब सेंट्स उस टाइम पे क्या बोलते थे, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, यहाँ पे लोगों को कैसे एनलाइटन किया। अब देखो हर धर्म कहीं ना कहीं पे यही बोलता है कि बुरा मत करो, राइट। मतलब प्रॉफिट के पीछे मत भागो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस्लाम की बात करें हम, तो इस्लाम में एक वर्ड होता है हराम, मतलब प्रॉफिट को हराम मानते हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल इंडिया के बात मतलब हिंदू कल्चर की बात करेंगे तो वी बिलीव इन लॉयल्टी, राइट। और फिर जैनिज्म की बात करेंगे तो वो अहिंसा की बात करते हैं, मतलब किसी को मारो मत। तो ये सब कल्चर कैसे साथ में आए, फिर इसमें कैसे सेंट्स लोगों ने क्या प्रीच किया, और कैसे ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट क्या था। अभी हमने एक हिस्टोरियन पढ़ा था, याद है, यूरोप में, फ्रेंच का था, जिसने बताया था कि अगर हमको एवोल्यूशन नहीं देखना, हमको ये सीखना है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आई थी। तो यहाँ पे भी हम यही फोकस कर रहे हैं कि साइकोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आया, सेंट्स का क्या रोल था, एक्सेट्रा। थर्स हम क्या बोल सकते हैं, थर्स पुरानी एक्सपांडेड स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी, मतलब कि जहां हम बस राजा की बात कर रहे थे, इन्होंने वहां के सेंट्स का रोल क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा की बात की थी। जैसे सूफिज्म के साथ आप मर्ज करोगे तो सिखिज्म का राइज हुआ था, राइट। सिखिज्म ने लोगों को फिर से 3-4 बातें बताई थी, राइट। अब कभी आराम से समझाएंगे। अब ये समझना है कि इनका रोल कैसे था, ये सब क्या हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये लिख लो, एक काम करो, इसको लिख लो एक बार थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। इनका कौन सा बुक था, क्या था, और उन्होंने क्या देने की कोशिश की थी। 1 मिनट देता हूँ, आराम से लिखो। हाँ लिख लिया, चलो आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट में लिख लेना है किसका क्या रोल था, कहाँ पे एक्टिव थे, कौन से रूलर थे, एक्सेट्रा। चलो अब समझते हैं बाबर। देखो बाबर का नाम लिया था, बाबर आई गए। फाउंडेड द मुगल एम्पायर एंड रोट द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ने लिखा है भाई साहब ने, ठीक है। टाइटल, 1 मिनट ना, थोड़ा सा लिख लेते हैं, तुर्क ए बाबरी, ठीक है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए प्रोनाउंसिएशन तो छोड़ देना भाई, देख लो मत लेना। तो क्या था,
तुर्क ए बाबरी, इसके अंदर उन्होंने खुद ने लिखा था, मतलब सेल्फ ऑटोबायोग्राफी मतलब सेल्फ होता है, बायोग्राफी मतलब किसी और ने लिखा होगा आपकी बात सुन के, ठीक है। इन विच डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम इज रिकॉर्डेड, कितने बैटल लड़े थे, जैसे कि हिंदुस्तान में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जहां पे उन्होंने डिफीट किया था और अपना मुगल का एम्पायर सेटअप किया था इंडिया में, ठीक है, उसके बारे में लिखा होगा। ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ट्रैवल बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी कस्टम्स एक्सेट्रा, मतलब कि उन्होंने सिर्फ बैटल जीतने के बाद ये नहीं किया, उन्होंने ये भी समझाया उसमें कि मैं इंडिया में अटैक कैसे कर पाया, वहाँ पे रूलर कैसे थे, पॉलिसीज कैसे थी। जैसे कि देखो एक इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दे, मजा भी आएगा, मोहम्मद गजनवी बोल के एक आदमी था, ठीक है, जिसको 17 बार, कहीं पे लिखा 17 बार है, कहीं पे लिखा 36 बार है, ठीक है, और कहीं पे 3 बार भी लिखा है। मतलब एक्चुअल में वॉर कितने फॉट हुए थे वो अभी भी डिबेटेबल है, बट हमें बात समझना है कि उसको हराया था भाई। तो कौन थे उस टाइम पे? पृथ्वीराज चौहान, पता होगा आपको। तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ये मोहम्मद गजनवी को एक बात पता चली थी कि ये जो हिंदू किंग्स है या फिर जो रूलर्स है इंडिया में, वो सनसेट के बाद अटैक नहीं करते, ठीक है। उसने इस बात का फायदा उठाया और उसने रात को जाकर अटैक कर दिया, ठीक है। इसीलिए ही फिर बाद में उसने पृथ्वीराज चौहान को मतलब कैद करके ले गया था फिर अफगानिस्तान। मतलब क्या समझना है आपको कि इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं कि बाबर ने सिर्फ यही नहीं बताया कि उसने कितने वॉर जीते, उसने ये भी बताया कि उस टाइम पे लोकल ट्रेडिशन क्या था, इकोनॉमी कैसी थी, कस्टम्स कैसे थे, कल्चर कैसा था, लोग क्या क्या फॉलो करते थे, और फिर उसने किस किस बात का कैसे कैसा ऑब्जर्वेशन रखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी से हमको क्या समझ में आता है कि उस जमाने में, अभी ये अगर हमको मालूम पड़ जाए तो हमें पता चलेगा उस जमाने में इकोनॉमी कैसी थी, लोगों की थिंकिंग प्रोसेस कैसी थी, लोग काम कैसे करते थे, लोगों में सोशल बाउंडिंग कैसी थी, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि आज के बारे में बताओगे तो आप बोलोगे भाई फेसबुक है, फिर इंस्टा है, ठीक है, फिर और कुछ है भाई, तो इसके वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, राइट। तो अब 100 साल के बाद अगर हम लुप्त हो जाए तो कोई दूसरा आदमी आएगा, वो इसको कहीं ना कहीं पे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, तो हम बता सकते हैं भाई लोग ऐसे कनेक्टेड थे। ये बुक्स हम बता सकते हैं कि उस जमाने में लोग कैसे कनेक्टेड होंगे, क्या करते होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो करते रहो और समझते हैं। तो बाबर ने अपने वॉर के बारे में बताया था, खुद ने लिखी थी। फिर अबुल फजल, अब ये इंपॉर्टेंट आदमी है, राइट, ये नवरत्ना में थे, किसके? अकबर के। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये हमारे भाई बाबर भाई साहब, ठीक है। अब देखो अबुल फजल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी। क्रिटिकल क्यों? मतलब इन्होंने हर चीज को एग्जामिन किया होगा, क्रॉस क्वेश्चन किया होगा, और जब उनको लगा भाई सही है तभी उसको अप्रूव किया होगा, यस बोला होगा, राइट, वरना नो नो करते गए वो। मतलब क्या होगा, रियल, जब तक उनको पूरा भरोसा नहीं हो रहा ये बात सही है। मतलब क्या था, समझना है कि उस जमाने पे फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए लोग इतना काम करते थे, हालांकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी। आज हमारे पास सब कुछ है पर हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप उसको कर देते हैं फॉरवर्ड विदाउट क्रॉस वेरीफाई किए, और उसके बाद क्या होता है, फिर लिंचिंग होता है, राइट्स हो जाते हैं एक्सेट्रा। तो ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए है कि भाई काउंटर वेरीफाई खुद तो करो, कोई कुछ बोल रहा है एक बार क्रॉस क्वेश्चन तो करो, क्या सही है गलत है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल फजल अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिटिकल हिस्टरी। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो रियल है, जो प्रैक्टिकल है, जो सही है वही, बस ऐसे किसने लिख के दे दिया उसको माना नहीं, उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया। एंड द स्क्रूटनी, मतलब स्क्रूटनी मतलब उसको डिफरेंशिएट करना, अलग करना, जो सही है उसको अलग रखना, जो फालतू में किसी ने फालतू बकवास कर दिया, ब्लफ कर दिया, उसको साइड में करना। लुक्ड अपॉन एज अ डिवॉइड ऑफ बायस। बायस मतलब कि समझो किसी ना किसी का बायस होता है, जैसे कि समझो आपकी मॉम है और आप उनके किड हो, यूर अ चाइल्ड, और कोई आपका फ्रेंड है, तो भले ही आपने इनके साथ कुछ गलत किया, मतलब मार दिया, समझो मार दिया, मतलब कि कुछ बात हो गई, तो ज़्यादा करके क्या होगा, आपकी मॉम आपको ही सपोर्ट करेगी, राइट। नॉर्मली होता है ना भाई, ऐसे दिल मत लेना, मतलब यहीं पे आपको सपोर्ट करेगी, राइट। इनको भी मतलब बोलेगी जान दो, पर आपको सपोर्ट करेगी। फिर बाद में इधर तो सपोर्ट करते, फिर घर में आके मारे बात अलग है, पर यहाँ पे तो आपको सपोर्ट करेगी ना। तो मॉम का कहीं ना कहीं पे बायस है आपको लेके, राइट। तो वहीं आप ये किसकी बात करते हैं, ये डिवाइड करते हैं, मतलब कि कोई बायस ना हो। जैसे समझो कि अगर ये समझो अकबर के दरबार में थे, तो अकबर ने कुछ नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव किया है, तो उन्होंने वो नेगेटिव लिखने से मना नहीं किया, बोले लिखा है तो लिखना पड़ेगा, भले ही मैं उनकी तरह काम करता हूँ, बट जो फैक्ट है, जो रियल है, मुझे वो लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो इसमें इनका फोकस इस पे था। अब डिवाइड ऑफ बायस एंड हेंस रियलिस्टिक, मतलब तो पहले बात क्या करना है, अकबरनामा, इन्होंने अकबरनामा लिखा था, मतलब अकबर के बारे में, अकबर का रूल कैसे था, शासन कैसे था, ये 3 पार्ट्स में कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। अब अब्दुल फजल थे अकबरनामा के नवरत्ना में जाते थे, उन्हें क्रिटिकल हिस्टोग्राफी के बारे में बताया था, राइट। उन्होंने बताया था ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कैसे कलेक्ट करना है, उसको क्रॉस क्वेश्चन करना है, स्क्रूटनी करनी, जब सही लगे तभी रखना है, और कोई बायस नहीं रखा उन्हें, हर चीज़ को रियल रखा, जो सही है उसी को बताया, ट्रुथ, ठीक है। चलो दोनों के बारे में लिख लो, 1 मिनट देता हूँ।
आराम से लिखना है। हाँ लिखना है, लिखना है। हाँ भाई देखो, थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइज आए तो उसको अवॉइड कर लेना, मतलब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो लिख लिया होगा राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। अब ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं, ठीक है। भाऊ साहेबांची बखार, ठीक है। अब ऐसे बखार के बारे में समझेंगे। बखार मतलब कि यहाँ पे हम डिटेल के बारे में, डिटेल में समझा रहे चीज़ों को। देखो बखार इज ए इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मिडिवल टाइम्स, ठीक है। मिडिवल टाइम्स में आएगा ये। इट कंटेन्स यूलॉजी। यूलॉजी मतलब क्या होता है? यूलॉजी मतलब क्या होता है, देखो कि किसका डेथ हो जाएगा ना, तो वहाँ पे हम एक छोटा सा उनके बारे में कुछ बताते हैं ना, दो दो दोन शब्द सांगा बोलते हैं ना हम, तो वहाँ पे आके हम बताते हैं कि आदमी कैसे था, इसका क्या रोल था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब एक टाइप का कंडोलेंस टाइप, राइट, जहाँ पे हम उनके बारे में बताते हैं। तो उसके बारे में डिटेल, यूलॉजी ऑफ द हीरोज, स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, बैटल एक्सेट्रा, मतलब कि हर कुछ उसके बारे में बताया हुआ था वहाँ पे। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम बताते थे कि वो आदमी ने क्या क्या काम किया है, उनके हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स क्या है, बैटल कौन कौन से जीते, और उनका गवर्नेंस कैसे था। वो देखो आदमी ग्रेट कब बनता है, जब उसका शासन सही हो, राइट, तभी वो गवर्नेंस, मतलब क्या होगा, शासन मतलब क्या, उसका रूलिंग कैसे था उनका एक्सेट्रा, गवर्नेंस, तभी वो आदमी ग्रेट बनता है ना, ऐसे ही। तो ये बखार थी मिडिवल टाइम की। अब मराठी बखार आर वेरियस टाइप्स, जैसे शब्द हासद बखार, सभासद बखार वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद ड्यूरिंग द रीग ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाए तो कंसिडर कर लेना भाई। अब समझते हैं इसको। तो मराठी बखार भी थी, ठीक है। अब उसमें क्या बताया था, किसने लिखा था, रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद ड्यूरिंग द रीग ऑफ, किसके टाइम पे, उस टाइम पे राजा कौन थे, छत्रपति राजाराम महाराज। अब राजा राम जी ने कब थ्रोन पे बैठे थे, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। तो शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज का डायनेस्टी में कौन आए थे, राइट, थोड़ा बहुत आइडिया हो, यहाँ पे डिटेल की जरूरत है नहीं, पर थोड़ा मालूम रहना अच्छी बात होती है। अब भाऊ साहेबांची बखार, ये डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत मतलब कौन सा वॉर होगा, देखो 3 बैटल हुआ है पानीपत का। फर्स्ट किस में हुआ था, और किस में हुआ था, एक सेकंड हुआ था हिमायू और किस में तो हुआ था, थर्ड हुआ था मराठा का पानीपत। ये तो मूवी भी आ गई, तो पता होना चाहिए किसमें, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। तो ये तीनों के बारे में थोड़ा देख लेना, थोड़ा काम ही आएगा। ये 1526 में हुआ था, ये 1556, ये 1576, थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए भाई अपने को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो बादशाह पंचबल डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत, मतलब कि यहाँ पे ये बखर नाम का था, ये मिडिवल में था, यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल बताते हैं। देखो भाई लिख ही नहीं पा रहे हैं ठीक से। अब इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मतलब इट कंटेन्स यूलॉजी ऑफ हीरो, स्टोरीज, जो जो सब कुछ हुआ था, ठीक है, वो सब कुछ इसमें बताया था, क्या क्या काम किया था, क्या क्या नहीं किया था। फिर मराठी में भी है, जो छत्रपति शिवाजी मतलब छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे लिखी गई थी, कृष्णाजी आनंद, ठीक है। फिर भाऊ सवंची बाकर, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक छोटा सा लिस्ट बना लो ऐसे, कौन सी बाकर में क्या लिखा था, किसने लिखा था, और उसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। एक मिनट देता हूं, आराम से लिख लो इसको। यूटिलाइज करो टाइम को और लिखना है।
चलो लिख लिया होगा। तो अब बढ़ेंगे आगे, बस 1 मिनट देना। तो हमने समझा बखर क्या होता है, राइट। हमने समझा बखर क्या होता है, फिर हमने समझा मराठी में 2 बखर के बारे में बताया गया है। एक तो छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे लिखा गया था कृष्णाजी आनंद सभासद के द्वारा, सभासद बखर। बाद में भाऊसाहेबांची बखर, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो बस इतना ही लिखना है, एक सा लिस्ट बनाना है, भाऊसाहेबांची बखर, फिर पानीपत के वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब हिस्टोग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे होलकर। 1 मिनट ना, थोड़ा सा कलर निकाल लेते हैं। हाँ देखो, होलकरांची कैफियत, होलकरांची कैफियत, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, प्रोनाउंसिएशन जो सही है समझ लेना। तो कैफियत में क्या था, इसमें क्या बताया था देखते हैं। होलकरांची मतलब इनके बारे में, इनकी डायनेस्टी के बारे में, कैसे रूल किया। देखो होलकर बेसिकली वॉज लोकेटेड इन इंदौर, इंदौर में ज़्यादा उनका शासन था। ठीक है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मराठा एम्पायर। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, कैसे था, ये कौन थे भाई साहब, ये होलकर थे। कौन से राजा थे, होलकर इनके डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, थोड़ा पता होना चाहिए। देखो पर्सनालिटी देखो, देखो डिवाइडेड वेरियस टाइप्स सच एज। अब इनका जो रूल था उसको उन्होंने वेरियस इसमें पार्ट्स में डिवाइड किया था, मतलब डिटेल में बताया। एक तो बायोग्राफी ऑफ किंग्स, कि कौन सा किंग का क्या था एक्सेट्रा। फिर हिस्टोरिकल डायनेस्टी हिस्ट्री, मतलब कि कौन सा राजा के बाद उसका सक्सेसर कौन था, उसका बेटा कौन था, फिर उसके बाद कौन आया और कैसे उन्होंने रूल किया। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, जो जो उनके टाइम पे इवेंट्स हुए थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। समझो कि उसके बाद वॉर हुआ, तो वॉर कितने दिन चला, उसमें क्या क्या हुआ, कौन सी ट्रीटी साइन हुई एक्सेट्रा। फिर हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, सेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि क्रीड होता है, रिलीजन होता है ना, रिलीजन कोई कास्ट का होता है, तो कास्ट के अंदर फर्दर सब सेक्ट होता है। जैसे कि मराठा के अंदर भी शाणकोली मराठा, फिर और 2-3 मराठा होते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट है, वो सेक्स के अंदर फर्स्ट डिफरेंट सब डिविजन्स है। ठीक है, तो उसको डिफरेंट सेक्स के बारे में बताया था कि कितने सेक्ट्स है, कितने सब डिवीजन एक्सेट्रा। ऑटोबायोग्राफीज थी, मतलब कुछ कुछ किंग ने अपने बारे में खुद ही लिखा था, उनके शासन के बारे में। रिगार्डिंग द ग्रीवेंसेस, मतलब उस टाइम पे लोगों को क्या क्या दिक्कत थी, उसको कैसे रिजॉल्व किया। बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज, माइथोलॉजी मतलब कि उस जमाने में लोग कौन से भगवान को कैसे मानते थे, कैसे पूछते थे, व्हाट आर द कस्टम्स ट्रेडिशंस फॉलोड एक्सेट्रा। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंग, मतलब गवर्नेंस, मतलब कि क्या क्या था। होलकर्स की जो बुक थी उसके अंदर उसको फर्दर सब पार्ट में डिवाइड किया गया था, और हर टॉपिक के अंदर, मतलब हर पार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाया था। जैसे कि बायोग्राफी ऑफ किंग, डायनेस्टी रूल, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्स, माइथोलॉजी में क्या बिलीव करते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शॉर्ट में लिख लो इसमें क्या लिखा है था, लिखो जल्दी से। चलो ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। लिख लिया होगा राइट, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये मॉडर्न पीरियड। अब देखो हमने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, कि पहले एशियंट आएगा। एशियंट में हमने समझा कि वहाँ पे लिखने का कोई ज़्यादा तरीका नहीं था, ओरल में ज़्यादा बिलीव करते थे। बाद में हमको केव्स वगैरह में कुछ पेंटिंग्स मिली थी। फिर आया मिडिवल, मिडिल में हमने देखा कि कैसे ह्यूमन लिखना स्टार्ट किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम आ रहे हैं मॉडर्न की तरफ। मॉडर्न में मतलब इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। अब इंडिपेंडेंस में अंग्रेजों ने आया होगा, तो अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ किया होगा कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में समझते हैं। तो अंग्रेजों में कुछ अच्छे अंग्रेज भी थे जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, समझते हैं। द 20th century in the history Indian archaeological exploration and research started under the British rule। ब्रिटिश रूल मतलब क्या, इनको जानने की कोशिश कर, ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो समझते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या क्या बताया था। अ नंबर ऑफ एशियन साइट्स वर एक्सकवेटेड, एक्सकवेटेड मतलब कि समझो कि हरप्पन सिविलाइजेशन को वहाँ पे उनको एक्सट्रैक्ट किया, मतलब खोदा वहाँ पे और अंदर डीप में आने की कोशिश की कि क्या क्या मिलता है, सॉइल कैसे था, स्ट्रक्चर कैसे था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सकवेट किया अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंगम। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अलेक्जेंडर कनिंगम, देखो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक तो ओरिएंटलिस्ट थे और एक थे एंग्लिस्ट। अभी एंग्लिश जो थे, जो बहुत क्रिटिकल थे इंडिया के कल्चर को लेके, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, और वो बॉम्बार्ड करना चाहते थे इंग्लिश। ओरिएंटलिस्ट समझते कि सब कुछ सही है भाई, सब धर्म संभव हो, मतलब कि हिंदी भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा लिबरल थे।
तो इन्हीं के अंडर थे, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट के ये स्कूल शॉर्ट के अंदर आते थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं ASI, ये आज भी एक्टिव है। तो इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इनका काम क्या था कि ऐसे नए नए साइट्स को एक्सावेट करना, वहाँ पे रिसोर्स निकालना, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब काम था इनका, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट करना, ये आर्कोलॉजिकल साइट का ASI बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ही चूज मेनली द साइट्स मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पस। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या था, बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था कि कौन सी वॉर, कलिंगा का वॉर कहाँ पे हुआ था, किसमें किसमें लड़ा था। तो उन्होंने बोला पहले इससे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इस फोकस वॉज मोर ऑन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कैसे याद रखना है, A से B। एलेक्जेंडर पहले ज़्यादा किस पे फोकस करता, बुद्धिस्ट पे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। ये भाई साहब जॉन मार्शल, इनके टेन्योर के टाइम पे उसको डिस्कवर किया गया था। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू 3 मिलेनियम ईयर्स और इवन अर्लियर। एंटिक्विटी मतलब उस टाइम पे कैसे क्या था, हिस्ट्री क्या थी, और क्या सिविलाइजेशन कैसे था, लोग रहते कैसे थे, ये सब के बारे में स्टार्ट किया। तो हमने क्या समझा, एक मिनट देना भाई, जो करते रहो। हमने क्या समझा कि मॉडर्न के अंदर किसके साथ हुआ, हमने ASI सेटअप की। उसके हेड कौन थे, डायरेक्टर जनरल कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उनका मेन फोकस क्या था, A से B पे था। B मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। फिर सर जॉन मार्शल के टाइम पे क्या हुआ, हमने हरप्पन सिविलाइजेशन था उसके बारे में जानने की कोशिश की, जहाँ से हमको सील्स एक्सेट्रा मिले, उसको हमने डिसेफर करना स्टार्ट किया। बड़े याद रखना कि उसकी जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, उसको आज भी हम पढ़ नहीं पाए। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट, ये सब है। जैसे हमें मालूम पड़ा कि इंडिया का हिस्ट्री क्या था और कैसा सिविलाइजेशन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैं करता हूँ, अब आपको देता हूँ 1 मिनट, लिखो फटाफट। चलो लिख लिया, ठीक है, लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो थोड़ा पॉज कर लेना भाई, और फिर लिखना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब मॉडर्न के अंदर और आदमी का कंट्रीब्यूशन देखते क्या क्या था। देखो, द 3 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज रिटन बाय जेम्स मिल, वर पब्लिश इन 1817। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आया था 1600 से लेके 1947 तक, उसके बीच में उन्होंने क्या क्या किया, सबके बारे में उन्होंने बताया है। कब लिखी थी बुक, 1817 में, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पहले बार लिखने की कोशिश की थी। तो चेहरा देख लेते हैं इनका, ऐसा दिखता है। हम एक मैक्स मिलर भी है, उनके बारे में पढ़ेंगे अगर आपके बुक में हो तो, ठीक है। इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, जिन्होंने बताया था कि ओरिजिन, ह्यूमन काइंड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ठीक है। यूरोपियंस कौन थे, ये कैसे आए, ये सब के बारे में है। देखते आपको हो तो बता दूंगा। अभी के लिए हमें क्या समझना है, पहले हिस्टोरियन कौन थे, इनका नाम था जेम्स मिल, ठीक है। अब ही क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, एंड प्रेजुडिस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब कि उन्होंने देखा एन एब्सेंस, मतलब कि मिसिंग है, इसके अंदर क्या है, मिसिंग है। एब्सेंस मतलब मिसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ये ऐसा होगा तो मतलब फालतू होगा, प्रेजुडिस रखते ना हम, अच्छा ये लड़का बहुत मस्ती करता है मतलब कि ये पुअर होगा स्टडीज़ में, राइट। अच्छा ये ऐसा करता है मतलब ये तो ऐसा होगा, हम एक प्रेजुडिस रखते ना, सुन के हम एक जजमेंट बना लेते। तो उन्होंने इसका एब्सेंट था, उन्होंने ऐसा कुछ प्रिज्यूम नहीं किया, कुछ भी चीज़, ठीक है। हाँ, various aspects of Indian culture. The history of India written by माउंटस्टॉट एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, वापस गवर्नर ऑफ बंगाल बॉम्बे थे इनके टाइम पे। एल्फिंस्टन के टाइम पे बहुत सारे हुआ था, जैसे कि फाड़के, वासुदेव बळवंत फाड़के, सुना होगा आपने कभी ना कभी। तो फड़के इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। ही वॉज रिवॉल्यूशनरी। तो ये मुंबई पुणे जो नेशनल हाईवे, वहाँ पे उनका रूल था पूरा, तो कैसे लोगों का भला करते थे एक्सेट्रा, तो इन्हीं के टाइम पे था। अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है समझना, कि पहले अंग्रेज कौन थे भाई, ये जेम्स मिल थे, जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। इन्होंने कुछ भी नहीं रखा था, रिफ्लेक्शन एब्सेंस, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव कुछ नहीं रखा था, ठीक है। और प्रेजुडिस भी नहीं था बहुत वेरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। बाद में द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय हुम, एल्फिंस्टन। ये भाई साहब एल्फिंस्टन थे, और ये कहाँ के गवर्नर थे, ये थे बॉम्बे के। और बॉम्बे में पहले से पैसा था भाई।
नाउ मुंबई इज पब्लिश इन 1841, माउंट स्टॉट एल्फिंस्टन। ठीक है, तो हमने समझा कि अंग्रेज कौन थे, जेम्स मिल था, फिर माउंट स्टॉट एल्फिंस्टन था। इन्होंने किसके बारे में लिखा, इंडिया के कल्चर के बारे में लिखना स्टार्ट किया। मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न कब होता है, जब हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट होगा। कब होगा वो, एक्चुअली 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं हम, बट स्पेसिफिक देखा जाए तो 1600 से जब अंग्रेज आना स्टार्ट हुए थे उससे लेके 1947 तक, इसके बारे में बताते हैं हम। बट मॉडर्न एरा इज द राइट व्हेन वी स्टार्ट फॉर द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। 1857 के बाद ही हम चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल सम्राट ये थे, रूलर थे, उनको हम भेज दिया था हमने रंगून में फॉर इन द एग्जाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद हम मॉडर्न में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, राइट, पॉज कर लेना और लिख लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग समझिए। तो धीरे धीरे समझना है, तो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको थोड़ा टाइम दो, समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो लेट मी नो, रिपीट करो, फिर उसको और कुछ सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते। ये तो बस क्या है, आपको थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा कि कौन से ऑथर ने क्या लिखा था और उसका मेन आइडियोलॉजी क्या था। ठीक है, चलो यहाँ पे रुकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।